नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम दीपिका है। एक दिनेश नाम के लड़के से मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी। मेरे माँ बाप के चेहरे पर संतोष था कि उनकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में होने जा रहा है। दिनेश मुझे जब पहली बार देखने आया तो हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराए। इसके बाद हम सुंदर सपनों के दरिया में डूबते चले गए। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ और मेरे पिता मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने अपने एक परिचित ठेकेदार के बेटे दिनेश से, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर था, मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं और दिनेश जब मिले तो हमें आपसी विचारों में बहुत मेल लगा, तो हमने भी खुशी खुशी रिश्ते के लिए हामी भर दी। सगाई के साथ ही दोनों के रिश्ते को एक सामाजिक बंधन मिल चुका था। कंपनी के काम से दिनेश को 8 महीने के लिए विदेश जाना था, इसलिए शादी की तारीख अगले 8 महीने बाद तय होनी थी। मुझसे काम खत्म होते ही लौटने की बात कहकर दिनेश विदेश को उड़ चला। मैंने दिनेश का रूमाल यह कहते हुए अपने पास रख लिया कि इसमें तुम्हारी खुशबू बसी है, इसे मैं तुम्हारी याद में अपने पास रख लेती हूँ। एक शाम मैं अपनी छत पर टहल रही थी और हमेशा की तरह दिनेश से फ़ोन पर उससे बातें कर रही थी। जब बातों का सिलसिला ज़्यादा हो गया तो मैंने दिनेश को अगले दिन बात करने के लिए कहा। इसके थोड़ी देर बाद मैंने कॉल काट दी। इसके बाद जब मैं नीचे जाने के लिए पलटी तो अचानक मेरी आंखें अपने पड़ोसी लड़के अविनाश से मिल गई, जो अपनी छत पर खड़ा हुआ हम दोनों को बातें करता हुआ ना जाने कब से देख रहा था। मैं अविनाश को अचानक देखकर थोड़ा सा चौंक गई और बोली, अरे अविनाश, आप कब आए? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया जब से तुम यहाँ आई हो। मैं भी तब से छत पर ही हूँ, अविनाश ने अपनी परतदार हंसी के साथ कहा। मैंने आंखें नीची कर ली और सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। मैं अविनाश की नज़र को अक्सर भांपती थी कि उसमें मेरे लिए कुछ और ही भाव आते हैं। एक और शाम जब मैं अकेली ही छत पर टहल रही थी कि तभी अविनाश भी अपनी छत पर आया। अविनाश, कैसे हैं आप? कम दिखते हैं। अविनाश मेरे मुंह से ऐसी बात सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसके मन में भी लड्डू फूटने लगे। अविनाश तो खुद मुझसे बात करने के लिए बेचैन रहता था, तो वह छत की बाउंड्री के पास मेरे करीब आ गया और बोला, मैं तो रोज़ इस समय यहाँ आता हूँ, तुम ही बिजी रहती हो। वह तो है, मैं मस्ती भरी आवाज़ में बोली। क्या करूँ अविनाश, अब जब से पढ़ाने जाने लगी हूँ समय और भी कम मिलता है। इसके बाद हम दोनों के बीच इधर उधर की बातें होने लगी। मैंने महसूस किया कि अविनाश की मुझ पर गलत नज़र है। फिर मैंने सोचा, हो सकता है ये मेरा भ्रम हो। कुछ दिनों बाद एक रोज़ मैं घर में अकेली थी। सारे लोग एक रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। मैंने अपनी चचेरी बहन रोली को अपने साथ सोने के लिए बुलाया था। शाम के गहराते साए मुझको डरा रहे थे। मैंने कई बार रोली को मैसेज कर दिया था, जल्दी आना। मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी मुझको छत पर सूख रहे कपड़ों का ख्याल आया, तो मैं भागकर ऊपर आई। कपड़ों को समेटने के बाद मुझे अपनी एक समीज गायब मिली। मैंने आसपास देखा तो पाया कि वह समीज अविनाश की छत पर कोने में पड़ी थी। मैं पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर आसपास देखकर अविनाश की छत पर कूद गई। मैं अविनाश के आने से पहले वहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर जैसे ही मैं अपनी समीज उठाकर मुड़ी, अविनाश मुझे मुस्कुराता हुआ वहीं खड़ा मिला। मैंने एक असहज मुस्कुराहट उसकी ओर फेंकी। अविनाश ने कहा, यहीं उड़कर आ गई होगी। हाँ, हवा तेज थी आज। मैं वहाँ से निकलने के मूड में थी, लेकिन अविनाश मेरे आगे दीवार से लगकर खड़ा हो गया और बतियाने लगा। तब तक शाम पूरी तरह चारों ओर छा चुकी थी। मैंने कहा, अविनाश, अब मैं चलती हूँ। हाँ, मच्छर काट रहे हैं मुझे भी यहाँ। अविनाश ने अपने पैरों पर थपकी देते हुए कहा, अच्छा, ज़रा 10 मिनट के लिए नीचे आओ ना।
मैंने एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं उसमें, तुमको भी दिखाता हूँ। ना चाहते हुए भी मैं अविनाश के साथ सीढ़ियों से उतर आई। मेरे मन में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। अविनाश ने लैपटॉप ऑन किया और मुझे दिखाने लगा। मेरा ध्यान जल्दी से वहाँ से निकलने पर था। तभी मैंने गौर किया कि अविनाश के घर में बहुत शांति है। सब लोग कहाँ गए हैं? मैंने अविनाश से पूछा। अविनाश ने जवाब दिया, यहाँ भी सारे लोग बाहर गए हुए हैं, कल तक आएंगे। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा, अविनाश अब मैं निकलती हूँ, मुझे खाना भी बनाना है। मेरा इतना कहना था। अविनाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया। यह क्या कर रहे हो अविनाश? मैंने अविनाश से पूछा। मुझे अविनाश से किसी ऐसी हरकत का डर तो पहले से था, लेकिन आज उसे करते देखकर मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। अविनाश ने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे हाथों में थमी समीज मुझसे लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, दिनेश की तस्वीरों में रोज़ नई नई लड़की होती हैं, तो तुम उसको एकदम पैकेट वाला खाना खिलाने के चक्कर में क्यों हो? तुम भी थोड़ी झूठी हो जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अविनाश ने मेरे मन में दबे उसी शक के बिंदु को छू लिया था, जिसके बारे में मैं दिन रात सोच कर चिंतित होती थी। क्या सही है क्या गलत, ये सोचते सोचते बहुत देर हो गई। तूफान कमरे में आ चुका था। मैं अविनाश को रोक ना पाई और मैंने खुद को उसे सौंप दिया। अब अविनाश जब भी मुझे बुलाता, मैं भी खुशी खुशी अपनी छत फांद कर उसके पास चली जाती। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में तूफान आ गया। मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरे माँ बाप को जब ये पता चला तो वे सन्न रह गए। घर में ज़ोरदार हंगामा हुआ। इसके बाद मेरा हाइमेनोप्लास्टी कराकर दिनेश के आते ही मुझे ब्याह कर विदा कर दिया गया। मेरा भी मन दिनेश के साथ संतुष्ट था, क्योंकि अविनाश के पास तो मैं खुद को शारीरिक सुख देने और दिनेश से अनचाहा बदला लेने के लिए जाती थी। धीरे धीरे 5 साल बीत गए, लेकिन मेरे और दिनेश के घर नया सदस्य नहीं आया। हमने डॉक्टर से जांच कराई, दिनेश में किसी तरह की कोई कमी नहीं निकली। इसके बाद बारी मेरी रिपोर्ट की थी। डॉक्टर ने हम दोनों को अपने केबिन में बुलाया और उलाहना देते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आता मिस्टर दिनेश कि जब आप लोगों को बच्चा चाहिए था तो आखिर आपने अपना पहला बच्चा गिराया क्यों? बच्चा गिराना कोई खेल नहीं है। अगर ऐसा कराने वाला डॉक्टर अनुभवी ना हो तो आगे चलकर पेट से होने में दिक्कत आती ही है। आपकी पत्नी के साथ भी यही हुआ है। दिनेश हैरान रह गया और मुझको तो ऐसा लगा मानो मुझे किसी ने अंदर से खाली कर दिया हो। दिनेश ने टूटी सी नज़र मुझ पर डाली और डॉक्टर की बातें सुनता रहा। वहाँ से लौटकर आने के बाद दिनेश चुपचाप पलंग पर बैठ गया। अब तक की ज़िंदगी में दिनेश से बेहिसाब प्यार पाकर उसके प्रति श्रद्धा से लबालब हो चुकी। मैंने उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर सारी बात बताई। दिनेश के चेहरे पर हारी सी मुस्कान खिल उठी। वह उठकर दूसरे कमरे में चला गया। हम दोनों को वहीं बैठे बैठे रात हो गई। मैं जानती थी कि इस सब की जड़ वही है, इसलिए पहल भी उसे ही करनी होगी। थोड़ी देर बाद मैं दिनेश के पास गई। वह दीवार की ओर मुंह किए बैठा था। अपने आंसुओं को किसी तरह रोककर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। दिनेश ने मेरी ओर देखा और भरी आंखों लिए बोल उठा, तुम भरोसा करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने शांति की कोठरी में भी खुद को बेदाग रखा और तुम केवल शक के बहकावे में आकर खुद को कीचड़ में धकेल बैठी। मैं फूट फूट कर रोए जा रही थी। दिनेश कहता रहा, यह मत समझना कि मैं तुम्हारी देह को अनछुआ ना पाकर तुम्हें ताना मार रहा हूँ, बल्कि सच तो ये है कि पति पत्नी का संबंध तन मन के साथ मन का भी होता है, और तन मन को अलग रखना हर किसी के बस में नहीं होता है। तुम्हारा मन अगर तन से खुद को बचा पाया है तो मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए दरवाजे खोल कर बैठा है। वरना मुझे तुम्हारा अधूरा समर्पण नहीं चाहिए। फैसला तुम्हारे हाथ में है दीपिका। अगर तुम्हें मुझसे कभी भी प्यार मिला हो तो तुमको उसी प्यार का वास्ता। अब दोबारा मुझे किसी भुलावे में मत रखना। मैंने दिनेश के सिर पर हाथ फेरा और वापस अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों के सामने
दिनेश के साथ बिताई रातें घूमने लगी। जब मैं अविनाश को महसूस करते हुए दिनेश को अपने सीने से लगाती थी, मेरे मन में मुझे धिक्कारना शुरू कर दिया। विचारों की ज्वार भाटा में मैं सारी रात सोचती रही। सुबह हो गई। मैंने अपने आंसू पोंछे और फैसला कर लिया। मैंने अपना सामान बांधा और दिनेश के पास पहुंची। दिनेश ने सवालिया निगाहों से मेरी ओर देखा। मैंने दिनेश का माथा चूमा और दिनेश की जेब से उसका वही रुमाल निकाल लिया जो मैंने शादी से पहले उसके विदेश जाते समय निशानी के रूप में अपने पास रखा था। मैंने वह रुमाल अपने बैग में डाला और बोली कि मुझे माफ़ करना दिनेश, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं थी। मैं जा रही हूँ। अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। और हाँ, इतना भरोसा दिलाती हूँ कि अब तुम्हारे इस रुमाल को अपनी बची ज़िंदगी में दोबारा बदनाम नहीं होने दूँगी। फिर मैं अपनी आंखों को रोकते हुए तेज़ी से मुड़ी और दरवाजे की ओर चल पड़ी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।